वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम फिर से वही सीरीज़ लेके आए हैं, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के कुछ क्वेश्चनों के साथ आए हैं। 30 प्रश्न होंगे और इनका हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये ऑनलाइन ही मोड के पेपर हैं, तो आइए देखते हैं और शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है कि विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, जहाँ नहीं आए उसको बहुत ध्यान से देखना है, नॉट को इग्नोर नहीं करना है। नहीं पूछा है तो इसमें क्वेश्चन देखेंगे, बाकी सभी क्वेश्चंस इसके ऑप्शन सही होंगे, एक ऑप्शन जो होगा सही नहीं होगा और वही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चनों के साथ। पहला ऑप्शन क्या कहता है, बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। सही बात है, अलग अलग दरों के साथ हमारे होते हैं, जो बच्चे होते हैं विकसित होते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, बच्चे विभिन्न दरों के साथ विकसित होते हैं, विभिन्न दर विकसित होते हैं। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, ऑर्डर में होता है, बिल्कुल सही है। जब तक बच्चा बैठेगा नहीं, चलना कैसे सीखेगा? पहले बैठेगा, फिर वो घुटनों के बल चलेगा, फिर जाके। आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है और एक विकास निरंतर रूप से चलता है। तो हमारा ये सही हो सकता है, ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया और सी ऑप्शन जो है कह रहा है आनुवंशिकता और विकास का एकमात्र कारक है। तो हम पढ़ते चले आए हैं कि जो हमारा विकास होता है हेरिडिटी और क्या होता है, आनुवंशिकता और वातावरण। हेरिडिटी से हमारा क्या होता है, आनुवंशिकता और वातावरण का एक रूप होता है, मतलब मिक्सचर होता है कह सकते हैं। जो हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट होता है, हमेशा हम पढ़ते चले आए हैं कि क्या हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणात्मक योग होता है विकास। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और नैतिक। ये हमारे क्या हैं, 4 डोमेन हैं किसके, विकास के। ये 4 डोमेन होते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक इसमें दे रखा है। सामाजिक के अंदर ही क्या आ जाता है, नैतिक आ जाता है दोस्तों। तो इसमें कौन सा विकास है जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं? ये देखते हैं कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो इसमें शारीर से संबंधित कुछ है नहीं, संवेगात्मक से संबंधित है, नैतिक से कुछ होगा नहीं और सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। संज्ञानात्मक, संज्ञान से ही हम लोग सारी चीज़ें क्या करते हैं, बुद्धि से जितने रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हम किससे करते हैं, संज्ञान से करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। बच्चे केवल औपचारिक स्कूलों की शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियाँ ग्रहण करते हैं। तो एक अदर्शन दे रखा है और रीजनिंग दे रखा है। अदर्शन और रीजनिंग के सवाल जो होते हैं दोस्तों, इसमें बहुत पूछे जा रहे हैं, ऑनलाइन मोड में बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। तो तीसरा क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो क्या कहता है कि बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियाँ ग्रहण करते हैं। केवल शब्द ही निगेटिव है, तो पहला कथन तो बिल्कुल गलत हो गया। जरूरी नहीं केवल औपचारिक रूप से ही सीखा जाए, बच्चा कहीं भी किसी भी परिवेश में सीख सकता है। लेकिन हाँ, अधिगम की जब बात करी जाएगी, क्लासरूम की जब बात करी जाएगी, वहाँ पे हमारा क्या रहेगा, क्लास के अंदर की बात रहेगी। तो पहला बच्चा केवल शब्द ही निगेटिव है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पहला जो अजर्सन दे रखा है वो गलत है, कथन गलत है। और दूसरा देखते हैं क्या, बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। समाजीकरण सरल व रेखीय प्रक्रिया है। तो हमारा क्या होता है समाजीकरण, अब इसमें देखते हैं कौन सा सही है। कह रहा है बोथ ए और आर ट्रू, दोनों सही है, तो पहला गलत, तो इसका मतलब भी पहला नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ए तो गलत ही है, तो आर की व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। सी क्या कह रहा है, सही है लेकिन आर गलत है।
ए आर दोनों गलत है, बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। डी ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्यों, न पहला सही है न दूसरा सही। बच्चों का समाजीकरण एक सरल और रेखीय प्रक्रिया कभी नहीं होता। जो हमारा विकास होता है लीनियर नहीं होता है, वो हमेशा और हमेशा किस में होता है, वर्तुला में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। ये देखते हैं। संतुलन, असंतुलन, आत्मसातकरण, सामंजस्य, इक्विबिलेशन। देखो बैलेंस हमेशा इंसान बैलेंस करता रहता है, जो हमें आता है जो नहीं आता है उन दोनों के बीच में एक असंतुलन काम करता है। जो असंतुलन होगा वो हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इसमें क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें क्या जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। बिल्कुल इक्विबिलेशन हो सकता है, संतुलन है। क्योंकि क्या है, जब हमको जो चीज़ पता है और जो चीज़ नहीं पता है उन दोनों के बीच में क्या काम करता है हमारा, ये संतुलन काम करता है। तो यही हमारा सही हो जाएगा। एक बैलेंस्ड लाइफ दुनिया सोचती है, तो इसमें भी हमारा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे और उसके साथ करेंगे। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशेषता संवेदीगामक। देखो जहाँ पे परिकल्पना की बात आ जाएगी, जहाँ संज्ञान की बात आ जाएगी, वहाँ हमारा औपचारिक होता है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। औपचारिकम संक्रियात्मक चरण, बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ हमारे संज्ञान की बात आएगी, जहाँ हमारे तर्क की बात आएगी, वहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा, सॉरी बी होगा। और इसमें दे क्या रखा है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जैसे आप लोगों को पता है ये 4 दिए हैं। जीन पियाजे के 4 स्टेज हैं। कौन कौन से स्टेज हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें लिखा ही है पहला संवेदीगामक अवस्था, दूसरा होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा क्या होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा होगा हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे जिसको आया है वो हीरो है। जीन पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग, 3 चीज़ें जीन पियाजे को बता दे रहे हैं। ये 3 थ्योरियाँ बहुत मस्ट हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिएगा। याद कर लिए मतलब इसको समझ लीजिएगा, समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जीन पियाजे सबसे पहले, दूसरा है वाइगोस्की और तीसरा है कोहलबर्ग। ये 3 चीज़ें अगर इसको आती हैं वो सीटेड उसका हमेशा और हमेशा के लिए क्रैक हो जाएगा। क्रैक है हमेशा के लिए, आप इसको क्वालिफाई कर ले जाएंगे। और आजीवन के लिए लाइफ टाइम है, तो आप एक बार आप करिए और ऐश करिए, आगे की तैयारी करिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। देखो जीन पियाजे से क्वेश्चन भरमार है। पहला भी 5वां नंबर हमने जीन पियाजे से किया, फिर जीन पियाजे से क्वेश्चन आ गया। और जीन पियाजे के 4 स्टेज तो इम्पॉर्टेंट है ही। जीन पियाजे के 4 स्टेज के साथ साथ हमें उनके अंदर की विशेषताओं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी उनको भी याद करना होगा, उन्हें भी समझना होगा। तो देखते हैं इसमें क्या आंसर सही हो सकता है। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक। देखो सीक्वेंस से भी लिखा हुआ है SPCF, ऐसे हम लोगों ने याद कर रखा है। ठीक है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, आइए बात करते हैं इसमें कि जो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जीन पियाजे, जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। तो संवेदीगामक अवस्था, बिल्कुल अच्छा सा सवाल, ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर। क्योंकि क्या होता है हमारा, जो हमारा रिफ्लेक्सिव एक्शन होता है, जैसे लिखा होगा रिफ्लेक्सिव एक्शन जो होते हैं, जैसे कि किसी छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, जो चीज़ उनको दो वो क्या करते हैं, मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, मुंह में करते हैं। तो क्या अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं छोटे बच्चे ही करते हैं, धीरे धीरे वो क्या करते हैं, उन्हें छोड़ने लगते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, सहज क्रिया से अनैच्छिक क्रिया से ऐच्छिक क्रिया की ओर उनका विकास होने लगता है।
अगर आप वो कोई भी सामान आप देते हैं वो तुरंत मुंह में भरने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे क्या हो जाता है वो बढ़ते जाते हैं और क्या करते हैं फिर उसके बाद छूने का प्रयास करता है। पहला तो मुंह में डालेगा, फिर दूसरा उसके बाद कौन सी क्रिया करेगा, छूने की क्रिया करेगा। कोई भी आप देंगे उसको लेने की कोशिश करता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, थोड़ा स्पीड में करेंगे। कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? आइए देखते हैं। हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि क्या कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? बिल्कुल सही बात। दंड आज्ञा पालन कोई मतलब नहीं। इसमें पहली स्टेज होती है, इसमें 3 स्टेज होती है, पूर्व परंपरागत और गैर परंपरागत 3 स्टेज होती हैं। दूसरा क्या है, यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता। हाँ, ये हो सकता है। बच्चे को सिर्फ ये लगता है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करता है, उसको मतलब वो तर्क ये लगाएगा छोटा बच्चा कि उसको क्या है, सामान की ज़रूरत है, वो उसको कैसे भी मिलके उसको मिलनी चाहिए। ठीक है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता, ये दूसरा स्टेज है। गुड गर्ल एंड गुड, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छा मुझे कहा जाएगा और गलत काम कहेंगे तो मुझे गलत कहा जाएगा। कानून और व्यवस्था, तो ये 3rd स्टेज की बात आ जाती है कि हमें दवा नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि उसके लिए कानून और दंड की व्यवस्था है, न्याय की व्यवस्था है। अगर हम चोरी करेंगे तो क्या होगा, हमें सजा हो सकती है। तो इसलिए हमें कौन सा, इसमें यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता, इसमें क्या होगा, बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरत को समझेगा और दवा को चुरा लेगा। ठीक है। 8 नंबर सवाल देखते हैं। वाइगोस्की देखिए आ गए हम, जो जीन पियाजे आए, फिर उसके बाद वाइगोस्की फिर दिख रहे हैं आपको। देखो ले वाइगोस्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है। देखो हम वाइगोस्की के बारे में हमने बताया था कि जहाँ पे SCL आए, कहाँ SCL नहीं SCL, जहाँ पे सोशल आए, कल्चर आए और लैंग्वेज आए, वहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, वाइगोस्की हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसमें कहाँ मनोविश्लेषणात्मक, तो होगा नहीं, सिगमंड फ्रायड हैं उसके। अगर हम बात करें सामाजिक सांस्कृतिक, तो हमारा कौन सा हो जाए, सोशियो कल्चर इज़ अ राइट आंसर। व्यवहारवादी तो है नहीं इसमें। सूचना प्रसंस्करण, ये भी नहीं होगा, तो हमारा क्या सोशियो कल्चर हो जाएगा राइट आंसर। अब बात करते हैं इसमें कौन सा सही हो गया, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लेवाइगोस्की से सवाल आया है। लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रिया को किसके माध्यम से सुगमता दी जा सकती है? नकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन तो होगा नहीं, प्रतियोगिता होगा नहीं, भाषा हो सकता है, लैंग्वेज चर्चा करी जा सकती है। इससे क्या होगा, बच्चों के संज्ञानात्मक, आनुवंशिक विन्यास, जेनेटिक डिस्पोजिशन। तो अगर हम बात करें इसमें कौन सबसे सही और सुटेबल कौन सा जाएगा, लैंग्वेज हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 10 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है, ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमारा शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या बदलाव जरूरी है। तो बाल केंद्रित का मतलब ही होता है चाइल्ड सेंटर्ड या चिल्ड्रन सेंटर्ड। हमें हमेशा और हमेशा बच्चों को देखना है, बच्चों को भगवान मानना है, मतलब वैसा वाला भगवान नहीं, क्लास में भगवान। ठीक है। अगर हम 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ये क्या कहता है कि 10 नंबर क्वेश्चन कहता है शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या बदलाव जरूरी है। तो रचनात्मक मूल्यांकन से योग्यता मूल्यांकन की ओर। देखो रचनात्मक से लेके योगात्मक, ये तो गलत हो गया। अगर हम योगात्मक से रचनात्मक जाते तब तो ठीक है। कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित की ओर, हाँ ये सही है कि हमें याद करने से ज़्यादा हमें क्या कहा जाए, कॉन्सेप्ट सिखाए जाएं या फिर उसका कराया जाए। खोजी अधिगम से व्याख्यान, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। हमें खोज करने से व्याख्यान, पहले खोज कराई जाए फिर व्याख्या कराई जाए, हाँ हो सकता है। मतलब व्याख्यान विधि नहीं, खोजी विधि से मतलब खोजी विधि
न करा के व्याख्यान कराया जाए, ये भी गलत हो गया, सी गलत हो गया। डी कह रहा है लचीले पाठ्यक्रम से मानकी गति, ये भी गलत हो गया। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बी, याद कराने से बेटर है उसको क्रिया करा के सिखाई जाए। तो 10 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। इसका हमारा बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार, हाँ देखो बुद्धि के बारे में हावर्ड गार्डनर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और जहाँ पे तुम्हें दिखे मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं ये, तो आप बात करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर इसका दिया जाएगा। देखते हैं 11 नंबर सवाल कहता है हावर्ड गार्डनर की बुद्धि के बारे में विचार कीजिए। तार्किक गणितीय बुद्धि बुद्धि का सर्वोत्तम प्रकार है। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि है। गलत बात है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है इंट्रापर्सनल हमने बताया, तो दूसरों की भावनाओं को समझने का एक बढ़िया क्या बताया था हमने? इंट्रापर्सनल जिसको बोलते हैं, अंतरा व्यक्ति ऐसे करके था एक ऑप्शन। ठीक है, तो देखते हैं सी क्या कह रहा है। बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं, गलत बात है। विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक, व्यवहारिक बुद्धि के प्रकार नहीं है। ठीक है, ये हमारा बुद्धि का प्रकार नहीं हो सकता। हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों को विचार सनिहित, बिल्कुल डी ऑप्शन इज राइट आंसर। हमने बताया जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धि हो वही आंसर सही होता है। ट्रिक समझ सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो। थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। 12 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम करते हैं। एक्सक्यूज मी। चलिए थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा नज़रें गड़ानी पड़ेंगी। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, एक अध्यापक को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बताना चाहिए कि हाँ मुझे ये समस्या है। कारण निजी वाक्य बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ए भी सही है और बी भी सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर। अब बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िवादों को कैसे प्रभावहीन बना सकते। बिल्कुल, जेंडर बायस में सवाल बहुत आते हैं। जेंडर बायस का मतलब होता है लड़की लड़कों को बेहतर बताना, लड़की और लड़कों को एक किसी काम को लेकर उसको विभाजित कर देना, कलर को लेकर विभाजित कर देना। मोटरसाइकिल चला लेती हैं लड़कियां, नहीं चला पाती हैं, लड़के साइकिल चलाते हैं। ऐसी जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं समाज में, किचन के काम सिर्फ लड़कियां देखेंगी, ठीक है, बाहर का काम सिर्फ लड़के देखेंगे, आटा सिर्फ और सिर्फ लड़के पिसाने जाएंगे, लड़कियां नहीं जाएंगी, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? हमारी जेंडर बायस में आ जाएंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है और उसका आंसर क्या होगा। कहता है कि एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िवादों को कैसे प्रभावहीन बना सकती हैं। यह सुविधा करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलने और लड़कों को सिर्फ फुटबॉल, देखो यहाँ पे अलग कर दिया ना, लड़कियां बैडमिंटन खेलेंगी और लड़के फुटबॉल खेलेंगे, तो गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया। यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने के लिए अवसर देना। और देखते फर्नीचर इधर से उधर रखवाने के लिए केवल लड़कों के लिए व्याख्या करना। देखा, जो काम रजिस्टर में काम करवाना है, रजिस्टर का कवर चढ़वाना है वो लड़कियां करेंगी, और जो सीट उठवाना है तो लड़के करेंगे, ये भी गलत हो गया। सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य व पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना। बिल्कुल डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें कहा गया है लड़के और लड़कियां एक दूसरे से क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। और मतलब कोई भी लड़का संगीत भी कर सकता है, लड़कियां सीट भी उठा सकती हैं, लड़के किसी का रजिस्टर भी बना सकते हैं। आई होप आपको ये सवाल सही मतलब आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विद्यार्थी में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाएं। पहला क्या है? विषय वस्तु का कंठस्थीकरण। दूसरा क्या है? अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण हेतु। तीसरा क्या है? विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु किसी समय पर अपसारी चिंतन करना।
40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन, ठीक है, समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाएं। वस्तु का कंठस्थीकरण, रटना, रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा नहीं देता है सीटेट, ठीक है। हाँ, एनसीएफ ही कहता है नहीं रटना है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा क्या रहता है? अध्यापक के निष्क्रिय अनुसार, ये भी गलत हो जाएगा। जानकारी की पुष्टि प्रदान विविध जानकारी, ये भी सही है। विविध मतलब बहुत सारी जानकारियाँ बच्चों को प्रदान की जाएँ। और किसी समस्या पर अपसारी चिंतन, बिल्कुल सही। और डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तीसरा और चौथा इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 20 मिनट की वीडियो हो गई, थोड़ा और स्पीड 15 क्वेश्चन 10 मिनट में करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है? एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है? तो रचनात्मक मूल्यांकन पर, मानकीकृत मूल्य, मानक संदर्भित मूल्य, योगात्मक। तो पहला ए ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन बिल्कुल सही हो जाएगा। मानकीकृत तो बाद में होता है, मानव संदर्भित मूल्यांकन, योगात्मक, ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समावेशी शिक्षा के विविध जरियों के निष्काम पर बल देती है। क्या निष्काम पर बल देती है? ये क्या कहता है कि प्रस्तुतिकरण पर, अभिव्यक्ति पर, संलग्नता पर, भेदभाव पर। समावेशी शिक्षा भेदभाव के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है, बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 16 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी हो जाएगा। समावेशी शिक्षा क्या करती है? जो भेदभाव हैं एक दूसरे में, उनको किनारे दर किनारे करके बच्चों को एक सभी सामान्य स्टूडेंट के साथ पढ़ाना और बिठाकर एक साथ पढ़ाना, वो हमारा समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा क्या कहता है? समावेशी शिक्षा भेदभाव के विविध जरियों के निष्काम पर बल देता है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ऐसी कक्षा में जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेश में विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? हाँ, कई सामाजिक बैकग्राउंड से आते हैं। कोई गरीब घर का आता है, कोई अमीर घर का आता है, कोई छोटे घर का आता है, कोई बड़े घर का आता है, ऐसे बहुत आते हैं। तो अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के एक कमतर अपेक्षाएं बनाना और कायम रखना, मतलब उनको एक ही में कर देना है। और देखते हैं समावेशी भाषा, जैसे कि हमारा विद्यालय हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। अगला देखते हैं, प्रबल समूहों से संबंधित विद्यार्थियों में अलगाव की भावना को बढ़ाना, बिल्कुल गलत बात है। सी नहीं होगा, ए नहीं होगा। तीसरा क्या कहता है? अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना और रूढ़िवादी पैदा करना, ये भी गलत बात है कि हम लड़के हैं, हम लड़कियां हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। हम बात करते हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये जो कह रहा है समावेशी भाषा, जैसे कि हमारा विद्यालय हमारी कक्षा का इस्तेमाल करेंगे। हमारा विद्यालय है और हमारी जो कक्षा है, यही हमारे लिए सब कुछ है। हम बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन के। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 18 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि, आइए पढ़ते हैं, देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं और आंसर देते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना है उसको हम क्या करने, चित्रों के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। लेकिन दृष्टिबाधित के लिए बोल रहा है, जिसकी आंखें नहीं उसको क्या चित्र क्या दिखाना, ये भी गलत हो जाएगा। जो अंधा है उसको चित्र दिखाने से कोई मतलब नहीं होगा। सभी प्रकार की लिखित सामग्री को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना, हाँ, सभी प्रकार की लिखित मौखिक रूप से बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थी से बात करते हमें हाथों को खूब इस्तेमाल करना। हाथों को चाहे हिलाने से कोई मतलब नहीं जब बच्चा देख ही नहीं पा रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या होता है? तीसरा क्वेश्चन क्या कहलाता है? डी ऑप्शन क्या कहता है कि दिखाए जा रहे हैं वीडियो को उपशीर्षक देना, कोई मतलब नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो हम बोल के अधिक से अधिक सिखा सकें। दिखाने का कोई मतलब नहीं, जो दृष्टिबाधित तो उसको दिखाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। उसको हमें क्या ब्रेल लिपि और किसके माध्यम से पढ़ाना चाहिए? मौखिक रूप से पढ़ाना चाहिए। बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान, ADHD का मतलब क्या होता है कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटीज़ डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर क्या होता है कि हमें एक जगह पे एक जगह पर बैठने नहीं देता है। कोई ना कोई काम करने के लिए हमें हमेशा बच्चा एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। उसको मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट है तो मैथ तो पढ़ेगा, साथ में कोई और चीज़ें करने लगेगा। तो हाइपर एक्टिविटी भी क्या होती है? डिसऑर्डर के रूप में जानी जाती है। अब इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है, ये देखते हैं। परिवेश में
परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए, व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए, कोई मतलब नहीं है इसका। लंबे और जटिल प्रकट ये भी कार्य, बहुत ज़्यादा कार्य दे दो, ये भी गलत बात है। अब बात करते हैं तीसरा, विद्यार्थी को समय प्रबंधन और संगठन आदमों के विकास की सहायता करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। गैर लचीली विधि को दिनचर्या का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण करना चाहिए। गैर लचीली विधि को कोई मतलब नहीं, जब कोई लचीला फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए पाठ्यक्रम में, तो उसको हम क्या करेंगे, गैर लचीला नहीं बनाएंगे। तो सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। बच्चों के प्रबंधन के अनुसार हम काम करेंगे। अब बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पठन वैकल्य क्या होता है। देखो, पठन वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है, किस क्षेत्र में पैदा करता है। देखो, पठन वैकल्य जो होता है, अगर हम पढ़ गलत रहे हैं तो लिखेंगे भी गलत। इस अकॉर्डिंग से क्वेश्चन ये वाला तो सही हो सकता है। देखें, लिखित विषय सामग्री के बोध, बिल्कुल। शारीरिक गतिविधियों में समन्वय, तो इससे मतलब नहीं, शरीर से कोई मतलब नहीं। पठन वैफल्य, डिसलेक्सिया का कोई मतलब नहीं। हाँ, इससे मतलब कब होता है, जब यहाँ पे हमारा लिखा होता है डिस्प्रेक्सिया अगर यहाँ पे लिखा होता, डिस्प्रेक्सिया अगर लिखा होता तो हमारा शरीर से संबंधित हो जाता। और फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल के बारे में बात करते हैं। लिखने में जिसको दिक्कत होती है, हाथों की उंगलियों से पकड़ने में दिक्कत हो सकती है, सिलाई बुनाई में दिक्कत हो सकती है, वो हमारा क्या हो जाता, डिस्प्रेक्सिया हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है पठन वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करेगा। अगर बच्चे को सही लिखना नहीं आता, सही पढ़ना नहीं आता, वो सही लिखेगा भी नहीं। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाता है। हालांकि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पठन वैफल्य, पढ़ नहीं पाता है बच्चा, लेकिन लिखने के लिए कौन सा सही हो जाता है, डिस्ग्राफिया। क्या होता, डिस्ग्राफिया अगर होता तो लिखने से संबंधित उसको दिक्कत होती। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और दूसरी भावनाओं को समझने के लिए हमने पहले से बताया है कि इंट्रापर्सनल होता है, इंट्रापर्सनल थ्योरी जो होती है वो दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए हो। चित्र बनाने में कोई मतलब ही नहीं है इसका। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, मानकीकृत, परीक्षा केंद्रित और व्यवहारवादी। देखो, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, प्रभावशाली अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार के शिक्षण शास्त्र प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कह रहा है सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, मानकीकृत, परीक्षा केंद्रित, व्यवहारवादी। तो देखो, हाँ, ए ऑप्शन इज राइट आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। 21 नंबर का सवाल आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, 21 नंबर सवाल का ऑप्शन क्या सही है क्या गलत है, हमारे अकॉर्डिंग क्या है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो हमारे संस्कृत हमारे कल्चर में है उसको बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीके पर बल देता है, कौन से तरीके पर बल देता है, कौन से तरीके पर बोलता, अनुभवात्मक अधिगम, बिल्कुल सही बात, डिजिटल अधिगम, वैज्ञानिक अधिगम, करके सीखना। तो हम हमारे अकॉर्डिंग ये डी चारों के चारों ऑप्शन इज राइट आंसर है कि अनुभव के आधार पर हो, डिजिटल भी पढ़ाई जाए, वैज्ञानिक रूप से पढ़ाया जाए, करके भी सीखना पढ़ाया जाए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा स्पीड में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वीडियो वो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 23 नंबर क्वेश्चन है, अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से तरीके का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिगम कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है। तो अध्यापकों को विद्यार्थी के अधिगम युक्तियों को अर्जन को सुगम सहज बनाने के लिए कौन सा तरीका सही है समझ में। ठीक है, विद्यार्थियों को चिंतन के अभिसारी तरीकों का अवसर, अभिसारी का मतलब होता है एक ही चीज़ के बारे में सोचना। ठीक है, अभिसारी ये नहीं हो सकता। विद्यार्थियों को अवास्तविक उद्देश्य, भी गलत हो गया। विद्यार्थी में स्वयं से प्रश्न करना और स्व आकलन करना, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, जो प्रासंगिक नहीं उसे उत्तर देना, ये भी गलत हो गया। हाँ, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि समस्या समाधान का कारक होने के लिए अध्यापकों को शिक्षार्थियों को में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। अनुक्रिय समुच्चय, कलन विधि, अन्वेषण, खोजबीन, साम्यानुमान। तो प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों को किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। अनुक्रिया समुच्चय, कलन विधि, अन्वेषण, साम्यानुकरण, रिस्पॉन्स सेट, एल्गोरिथम, ह्यूरिस्टिक, एनालॉजी।
तो प्रभावी समस्या समाधान करने के लिए किस कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों को मतलब मना करना चाहिए? अनुक्रिया समुच्चय, रिस्पॉन्स, अन्वेषण, ये भी सही है, साम्यानुकूलन, एनालॉगी, बी और डी में। 24 का भी आंसर आप लोग क्या बताएंगे? कमेंट में बताएंगे। 24 नंबर का आंसर जो आप लोग किस में बताएंगे? हालांकि इसमें कौन सा हो जाएगा? अनुक्रिया समुच्चय को हम लोग क्या करेंगे? रिस्पॉन्स सेट को करने का हम लोग उसको मना करेंगे। ठीक है। अब आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलते हैं? नल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। इसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है? उसकी समझ से उसके अनुभव के आधार पर बनी, उसकी समझ जो उसके अनुभव के आधार पर बनी है। बिल्कुल सही बात। आगे बात करते हैं, उसकी निम्न अंतःव्यक्तिक और अंतराव्यक्तिक बुद्धि है। नई अवधारणाओं को सीखने के लिए अभिप्रेरणा की कमी है। उच्च स्तरीय समाधान कौशल पर सबसे बढ़िया अभिनव अपना अनुभव बता रही है कि 25 नंबर का आंसर क्या होगा, मतलब वो नहीं बता रही है। ए ऑप्शन इज राइट। उसकी समझ उसके अनुभव के आधार पर, उसने देखा होगा फव्वारे से पानी निकलते हुए तो उसने कह दिया कि हाँ फव्वारे से पानी निकलता है। तो आंसर नंबर 25 का कौन सा सही हो जाएगा? 25 का आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 26 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक मतलब होता है मेटाकॉग्निशन। ठीक, मेटाकॉग्निटिव स्किल क्या होती है? कौशल का भाग नहीं है। योजना बनाना, बिल्कुल सही बात है। कौन सा भाग नहीं? योजना बनाना, पर्यवेक्षण, मॉनिटरिंग करना, मूल्यांकन। निष्क्रिय अनुकरण नहीं करना, इसका कोई मतलब नहीं। निष्क्रिय वैसे भी अपने आप में क्या है? अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है। भावनाओं और संज्ञानात्मक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं। अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं है। क्या भावनात्मक और संज्ञानात्मक के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ठीक है, अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं है। ठीक है, अधिगम तार्किक और अमूर्त संज्ञान के बारे में है। जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होता है। निराशा का उच्च स्तर संज्ञानात्मक क्षमता को उत्पन्न करना है। तो 27 का जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, वो हो जाएगा जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होती है। बिल्कुल सही बात। आपकी जैसा माइंड होगा आप वैसी जानकारी ग्रहण कर पाएंगे। अगर आपका दिमाग अच्छा नहीं चल रहा है तो आप अच्छा पढ़ भी नहीं पाएंगे। सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर का कथन सही है। जिज्ञासा परस्पर संबंधित, अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं है, बिल्कुल संबंधित है। अगर आपके पास जिज्ञासा नहीं होगी तो आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे लोगों से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे, जानेंगे कि विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या समुन्नत करना चाहिए। देखो, विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या समुन्नत करना चाहिए? निपुणता, उन्मुखी उद्देश्य, योग का सच अस्तित्व, परिपेक्ष असहायकता का सीखा हुआ भाव, प्रतियोगात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग निपुणता, उन्मुखी उद्देश्य, योग्यता का अस्तित्व, परिपेक्ष। तो 28 का जो ऑप्शन सही होगा हमारा ए होगा। निपुणता की ओर हम उसको बात करेंगे कि आप क्या करें, निपुण हो किसी चीज़ में, मास्टरी ओरिएंटेड हो जाएं। विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरणा करते समय अध्यापक को क्या सम्मानित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और आप किसी सब्जेक्ट में आप महारत हासिल करिए। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन बचते हैं। आई होप 40 मिनट से पहले हो जाएगा। विद्यार्थी में बच्चे की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? बाधा कौन उत्पन्न करेगा? लचीली समय सारणी बिल्कुल नहीं करेगी। संरचना ये भी नहीं करेगा। कठोर पाठ्यक्रम ये कर सकता है। कठोर पाठ्यक्रम का मतलब क्या है कि हमने बता दिया रिजिड कैरिकुलम में पढ़ना है तो पढ़ना है, अगर समय है तो पढ़ो, नहीं है तो नहीं पढ़ो। तो ये लचीला हो गया। कठोर पाठ्यक्रम हमेशा और हमेशा बेकार हो जाता है। कठोर पाठ्यक्रम का मतलब है कि मान लो अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है स्कूल में जिस समय हमें पढ़ाई नहीं हो पाती तो हम क्या उस समय पढ़ेंगे? नहीं ना, तो ये गलत हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी अवधारणा को समझते समय
यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थी के दिन प्रतिदिन के जीवन में संबंध बनाया जाए। किसी अवधारणाओं को समझाते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थी के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध। बिल्कुल सही बात है, राइट आंसर। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कहता है, अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुप्रायः प्रभावशाली होता है। बिल्कुल गलत है, ए तो सही लेकिन दूसरा गलत है। ए सही है पर दूसरा ए सही है लेकिन आर गलत है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें व्याख्या की बात है। जब आर गलत है तो व्याख्या कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो कैसी लगी। 30 हमने क्वेश्चन करे हैं और देखते हैं इसमें कितने सही होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें।